नीतीश कुमार से आमना सामना हुआ, ऐसी कुछ बातचीत होती है कभी? पहले राजनेता होते हैं, कुछ दिनों से राज अभिनेता आने लगे, जो अपने आप को सेकुलर का सबसे बड़ा आलमबरदार कहता हो, वो सामने आकर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम लीडरशिप है, उसकी एक बड़ी कमी दिखाई देती है। मैं आपसे सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जितने छोटा या बड़ा जो लीडरशिप आई, वो सिर्फ दिल्ली की परिक्रमा करती है। वो लीडरशिप जो अपने आप को सत्ता के गलियारे तक महदूद रखे, अब उसको खत्म करना पड़ेगा। वैसी को मैं जानता हूँ और इसको मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। वैसी भी उसी निशान। वो वैसे आप लोगों की बीच में है। नमस्कार, दैनिक जागरण एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश रघुवंशी। मेरे साथ आज एक खास मेहमान है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा मुस्लिम नेता के रूप में चेहरा है। हमारे साथ हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव साबिर अली, जो अपने आप को मुसलमानों के बीच में खुद को मोदी का दूत बताते हैं और एक ख़ास प्रायोजन के तहत ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अभी ये अल्पसंख्यक मोर्चे के तहत देश के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं। साबिर अली काफ़ी चर्चित भी हैं, बेबाक भी हैं और अपनी बात बहुत स्पष्टता से कहते हैं। तो मिलते हैं साबिर अली जी। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में तो अब आपको 8-9 साल हो गया जी। कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कैसा लगना ये एक सवाल तो है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है कि जिसका रूप व्यापक है। इसमें काम करने में अनुभव मिलता है और मैं समझता हूँ कि पहले हम जिस पार्टी में रहे, बिहार की रीजनल पार्टियाँ थी, तो बिहार से फिर निकल के काम करने का जो पूरे देश का अनुभव था वो वहाँ नहीं मिलता था। यहाँ वो फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है जी। तो यहाँ जब आप बहुत पहले आपने जब भाजपा में नहीं थे, तब आप मोदी जी का विरोध भी करते थे। बिल्कुल। और जब आप मोदी जी की तारीफ़ करने लगे तो आपकी जिस पार्टी में थे वहाँ से आपको हटाया गया। तो क्या वजह थी कि पहले यही नरेंद्र मोदी जी एक समय, आज से 8-9 साल पहले, आपको पसंद नहीं थे, आप खुलकर उनका विरोध करते थे? बिल्कुल। और ऐसा क्या आपने उनके अंदर देखा कि आपका जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति या नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक पूरा का पूरा बदलाव आया, जिसकी वजह से आपको अपनी पार्टी से हटना भी पड़ा, निकाला गया, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए? देखिए, 2014 के शुरू में जब मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ये डिक्लेयर किया कि ये हमारा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के होंगे, उस वक्त मैं दिल्ली में था। उस वक्त मैं राज्यसभा का मेंबर था। ये थी कि मुझे दिल्ली में लोगों से बात करने का मौका मिलता था, दिल्ली से बाहर दूसरे प्रदेशों में जाने का मौका मिलता था। हम अपनी ही पार्टी जेडीयू के लिए जाया करते थे, लेकिन लोगों की जो बात सुनने में उस वक्त आ रहा था, वो बिल्कुल आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो दिखाई दे रही थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों के जो मन में है वो बड़ी उत्साह है। हमने सिर्फ पहले यही कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला नहीं हूँ, लेकिन एक कहावत है कि जो ढोल है, इसकी जो ताल है, ये सुहानी दिखाई दे रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने की दस्तक जो है लोगों ने स्वीकार कर लिया था उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले। मैंने इतनी ही बात कही थी और वो मेरे मन की बात थी, जो लोगों के साथ अनुभव था वो मैंने शेयर किया। इतनी भी बात अगर किसी पार्टी में या किसी एक शख्स को कबूल नहीं हो तो फिर उस पार्टी में कैसे रहा जा सकता है, जब वही सर्वे सर्वा हो, जो प्रोप्राइटरशिप हो। लोग बोलते हैं कि भाई प्राइवेट लिमिटेड, बीजेपी को और 1-2 पार्टियों को छोड़ दीजिए तो प्रोप्राइटरशिप है पार्टी। अभी तो विलंबना ये हो गई है कि पहले राजनेता होते हैं, अब बिहार में कुछ दिनों से राज अभिनेता आने लगे। वो अपनी कल्चर को बदल लिए, अब रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों उनकी हो गई है। चलिए बिहार में बात करते हैं। नीतीश कुमार जी की आप बात कर रहे थे,
तो आपका आप कभी नीतीश कुमार से आमना सामना हुआ, ऐसी कुछ बातचीत होती है कभी? नहीं, आमना सामना किसी फंक्शन में होती है, बातचीत ऐसे उमूमन नहीं होती है, लेकिन कहीं भी आमना सामना किसी फंक्शन में कॉमन है, कहीं शादी है, ब्याह है या कहीं गुजरना है, कभी एयरपोर्ट पे होती है। तो अगर बिहार की बात करें तो इस समय जो आपके पुराने मित्र सहयोगी नीतीश कुमार पूरा यात्राओं पे निकल रहे हैं, जा जाकर हर समाज को संगठित कर रहे हैं, खासकर मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाई आप बड़ा सावधान रहिए, बीजेपी से सावधान रहिए। कई बार आपसे भी सावधान रहने के लिए कहते हैं। मैं कहीं देखता हूँ आप भी सभाओं पे जाके आप हमले करते हैं। तो वो जो एक कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आज की जो भाजपा, मतलब आज की जो स्थिति है बिहार में, आप वहाँ जिस तरह से हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की एक राजनीति हुई बिहार के अंदर, बिहार बात करते हैं, लालू के ज़माने में माई समीकरण बनाया, उसके बाद नीतीश भी जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को साधा, तो आपको क्या लगता है कि आपको भी भारतीय जनता पार्टी एक इस उम्मीद के साथ अपने साथ ले आई कि बिहार में आप एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम लीडरशिप है, तो आप किस तरह से मुसलमानों को जोड़ पाएंगे भाजपा के साथ? अभी कितना क्या कर पाए? इसी के साथ एक और सीधा जुड़ा, और जो एक पूरा का पूरा भय का एक वातावरण गठित किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकता, तो आपके सामने कैसे चैलेंजेस महसूस करते हैं और कितने लोगों को आप अपनी बात को समझा पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने में उनका क्या फ़ायदा है और क्या करते हैं आप, कैसे मूव करते हैं? देखिए, अभी आपने जो दो मूल बातें की हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तुष्टीकरण हुई है, ये तो 90 के दशक के बाद ये पार्टियां जो रीजनल बनी हैं इनकी पैदाइश हुई। लेकिन उससे पहले आज़ादी से लेकर 1948 50 बेसिकली 50 के बाद और 90 तक ये जो 40 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, बेसिकली बीज इसने बनाया और इसको बड़ा दरख्त कर दिया और ऐसा डराता रहा मुसलमानों को, चूँकि मुसलमान थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा और उसकी तादाद बढ़ती चली गई, उसकी कमज़ोरी की, चाहे वो धन के मामले में हो, इल्म के मामले में हो, मन के मामले में हो, अनुभव के मामले में हो, मुसलमान एकदम बिल्कुल उसको ऐसे कोने में कांग्रेस ने 40 साल धकेला कि उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई। जो नेता, जो अभिनेता बन के सामने जाके रियल लाइफ कुछ और है और रियल लाइफ दिखाने लगे, उसको वो बिलीव करते रहे, चूँकि उनके पास संसाधन नहीं थी। अब संसाधन हो गया है हर के हाथ में, जिसका नाम मोबाइल है। अब लोगों को समझने में कठिनाई नहीं हो रही है, आसानी हो रही है। मैं सिर्फ कहता हूँ, मैं अपने भाषणों में कहता हूँ और ये सच है, तथ्य है, मैं एक चुनौती देता हूँ कि देश का कोई भी पार्टी का वो लीडर जो अपने आप को सेकुलर का सबसे बड़ा आलमबरदार कहता हो, सबसे बड़ा अगुवाई कहता हो, वो सामने आकर बात कर ले। अगर वो मुझे कह देगा कि उसकी बात, अगर वो मुझे ये साबित कर देगा उसकी बात सत्य है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। देखिए, 6 साल लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, किसी एक प्रदेश की तो उदाहरण दे तो बहुत लंबा हो जाएगा और कैमरे की ये है कि भाई हमको अपनी बातें कम समय में रखना है। और तकरीबन 9 साल से ज़्यादा, 9 साल और कुछ महीने कुछ दिन जो भी हो, मोदी जी की सरकार है। सब मिला दे तो लगभग 16 साल, 15 साल और कुछ महीने पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब ये लोगों को मैं कहता हूं कि बताओ हाथ उठाकर कि तुम्हारे किस शख्स को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उठाकर समंदर में मुसलमानों को फेंक दिया गया या देश बदर कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, क्या बिजली आई तो तुम्हारे घर नहीं पहुंची? क्या गैस सिलेंडर आया तुम्हारे घर नहीं पहुंचा? क्या घर का पैसा तुमको नहीं मिला? क्या तुम्हारे बच्चियों को स्टाइफन नहीं मिला? क्या शादी ब्याह कराने के लिए जो पैसा मिलता है तुमको नहीं मिला? तो जो सरकार की नीतियां, और सरकार का काम इतना ही होता है कि जो उसकी नीतियां बनती है वो देश के हर जन के लिए बनती है, और उसमें सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में इसका फायदा हुआ क्योंकि मुसलमान कमज़ोर यहीं है, ओबीसी है, पिछड़ा हुआ है, मजदूर है, मजलूम है। सबसे ज़्यादा इन 9 सालों में अगर सरकार की योजनाओं का लाभ हुआ है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका तो ये जागरण इतना बड़ा माध्यम है कि हर एक गांव के एक एक शख्स को टच कर सकता है। इस देश का जो सबसे बड़ा टेलीविज़न है वो, उसकी भी औकात नहीं कि आपके करीब आ जाए। तो आपके माध्यम में आज मुसलमान स्वयं ये कह रहा है कि हमें इस सरकार से लाभ हुआ।
यानी यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी बात समझा रहे हैं कि जो गरीब तबका है मुसलमानों का, सारी बात मैंने बीच में काटी आपको, वो ये बात समझ रहा है, समझना शुरू कर चुका है, या उसके समझ में आ रही है, आप समझा रहे हैं तो कितना सफल हो पा रहे हैं? देखिए, उसके समझ में आई है। दो चीजें होती है, एक जुबान से कोई बात कहना और अपने मन की बात को वोट में तब्दील करना, दोनों में फर्क है थोड़ा। अभी तक तो वो समझ लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की जहां भी रैलियां हो रही हैं, अगर चाहे छोटा नेता करे, बड़ा नेता करे, दिल्ली में से आप किसी को भेजें यूपी और बिहार में, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों की यानी अल्पसंख्यक मोर्चाओं की या अल्पसंख्यक लीडर की सभाओं में 10-10 हजार मुसलमान हुए, जो कभी कल्पना नहीं किया जा सकता। मैं करके आया हूं यूपी में, मैं रहने वाला बिहार का हूं। यूपी में 10,000 लोग गिनती के ऐसी 4 सभाएं किया हूं, और वहां के लोकल हमारे जो वर्कर है वो ऑर्गेनाइज किए। अलीगढ़ जैसे जगह जो इतनी सेंसिटिव है, इस इलेक्शन में मैं गया था, 7,000 कुर्सियां थी, कुर्सियां एक भी खाली नहीं थी और लोग खड़े थे। यानी 7,000 प्लस उस शहर के अंदर लोग थे। इसका मतलब है लोग अब समझना चाहते हैं, समझ लिए हैं। वोट में कन्वर्ट जितना होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है, यही सत्य है, लेकिन वो समय लगेगा। अब उसको वोट में कन्वर्ट कराने के लिए हमें लोगों को बार बार नॉक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? एक तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि खासकर मैं भी समझता हूं कि बीजेपी पासबंदा मुसलमानों को बहुत फोकस किया उसने, और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको मिला। लेकिन जब मैं देखता हूं कि इतना करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम लीडरशिप है, या जो चुनावी प्रक्रिया में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनके पास जो मुस्लिम लीडरशिप है उसकी एक बड़ी कमी दिखाई देती है मुझे। मैं आपसे सहमत हूं। उसमें मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा कि मुझे लोगों को मनोनीत करके मंत्री बनाना पड़ा। लोकसभा में जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जिस तबके की नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी में, जो चुनावी राजनीति है, जो संस्थागत राजनीति है, उसमें भागीदारी नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार ठीक है, एक है सरकार, तो सरकार कोई भी योजना बनाएगी, कोई भी काम भवन बनाएगी, कोई भी नियम बनाएगी, तो जाहिर है कि उसका सबको फायदा मिलेगा, उसमें भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी बीजेपी ने कोई यूनिक काम किया, वो चाहे कोई भी सरकार होती तो वो काम करती, और जाहिर है वो काम करती तो लोगों तक उसका फायदा पहुंचता। तो आपको क्या लगता है कि बिना मुस्लिम प्रतिनिधित्व के वो जो लोग आकर्षित हो रहे हैं भाजपा के अंदर, खासकर पासबंदा समाज, गरीब मुसलमान, क्योंकि एक बड़ा तबका है तो नैरेटिव तो गढ़े हुए हैं, वो एजेंडे उसी तरह चला रहा है भाजपा की तरफ, एक उनकी जो विचारधारा है लेके, और चाहे आज भी कांग्रेस वही कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियां वही कर रही हैं। कर्नाटक में आपने देखा कि 80% पोलराइजेशन हुआ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट मिले, नहीं कुछ जेडीएस को मिले। तो ये एक बड़ी जो समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे लोकसभा के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, अगर उनके बीच के नुमाइंदे चुनकर नहीं आएंगे, तो कैसे आप ये उम्मीद करते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट देगा? मैं आपसे सहमत हूं। जो आपने कहा कि नुमाइंदा जब तक के चुन के नहीं आएगा, उनके अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन साथ साथ राजनीति को सिर्फ एक तरफ से देखेंगे तो दूसरा तरफ खाली रह जाता है। अभी तक क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी में, वो ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, या तो वो कमज़ोर थे, या तो अगर मजबूत भी होंगे तो उन्होंने दिलेरी नहीं दिखाई। हम ताकतवर हैं, लेकिन हमने अगर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो ताकत का क्या मतलब। मैं इससे सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर जिसको अपने लोगों को बीच जाना चाहिए वो नहीं गया, कुर्ता पजामा पहना और भारतीय जनता पार्टी बड़े लीडरों के सामने खड़ा रहा और जो भी बात करना था वो बात को रखा। जहां रखना चाहिए था, ये कमी रही है। ये कमी मैं भी स्वीकार करता हूं कि 9 साल हो गया, 9 साल में मुझे जितना मेहनत करना चाहिए मैंने नहीं की। ये कहने में मुझे कोई समझ, देखिए सियासत है, सच बोलना चाहिए, फिर हमको रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फ़र्क नहीं आएगा। अगर हम किसी को आर्टिस्ट बोलते हैं, किसी को अभिनेता बोलते हैं, तो हम भी वही हो जाएंगे। तो सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने छोटा या बड़ा जो लीडरशिप आई, वो सिर्फ दिल्ली की परिक्रमा करती रही, चाहे वो साबिर अली क्यों नहीं हो।
अब ये नहीं चलेगा। ऐसा करने से आप पार्टी का और देश का भला नहीं कर सकते। इसको बदलना होगा। अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो वो लोगों के, आप जिस समाज की, चूंकि हमारे इस देश की जो बनावट है और वो ये है कि जिस समाज का कोई शख्स रहता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो, उसके समाज का अगर जाके बात करता है तो लोग जल्दी से समझते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। ये काम अब भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। अब इस पे इंक्लाइन है कि अगर हमको थोड़ा भी जगह मिली तो वो रास्ते पे चल पड़ेंगे। चले हैं। यूपी में परिणाम भी है इस बार। यूपी में आप 10% कहें कि 4% बोले, वोट मुसलमानों ने ओरिजिनल दिया है। बूथ वाइज भारतीय जनता पार्टी को भी इसका आकलन है और ये बिहार में होगा और मैं करने जा रहा हूं। मैं घर घर तो नहीं कह सकता, लेकिन हर प्रखंड घूमूंगा और जो भारतीय जनता पार्टी की जो काम है, खासकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार चली है, जो काम किया है, वो तो बताना चाहिए। और अभी तक कांग्रेस और वो पार्टियां जो मुसलमानों को मूर्ख बनाती रही, बधुआ मजदूर समझता रहा और उसको एक कोने में सिर्फ उसी दिन इस्तेमाल किया, एक दिन वोट देने के लिए। उसके बाद उसके पास चर्चा भी नहीं की, उसके लिए सोचा भी नहीं। अगर सोचा होता तो ये हाल नहीं होते। इसके लिए अब काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। इसमें कमी भारतीय जनता पार्टी के वो लीडरशिप जो अपने आप को सत्ता के गलियारे तक महदूद रखे, अब उसको खत्म करना पड़ेगा। बहुत मज़ा आता है आपसे बातचीत करके, अपनी बेबाकी से बोलते हैं। इसी सवाल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जाहिर है कि मौका मिला लोगों को, मुस्लिम समाज के बहुत सारे नेताओं को समय समय पर बहुत सारे लोग मिले। भाई कई नाम है, मैं नाम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और पदों पे रहे, मंत्री रहे, उनको बहुत समय समय पर पद भी दिए गए, सरकार में जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन जो कनेक्ट करना चाहिए थे नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ और नज़र आती है, मुझे लगता है कि आप सवाल का बेहतर उत्तर दे सकते हैं। जब भी कभी जो एक बीजेपी के अंदर मुस्लिम पॉलिटिक्स की एक अपनी एक व्यवस्था है, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है या उसे जुड़ता है तो इतना घोर विरोध शुरू होता है कि एन के प्रकरण किसी तरह इसको मेन स्ट्रीम में ना आ पाए। आप ज्वाइन करने के 5-6 साल बाद आपको बैठे रहे, ज्वाइन करते ही आपको 24 घंटे के अंदर पार्टी से जाना पड़ा। फिर बिहार इलेक्शन के समय फिर आपको फिर ले आया गया, ज्वाइन कराया गया। आपको क्या बना, मतलब आपको जिम्मेदारी मिलती है अल्पसंख्यक मोर्चे। फिर भी नुमाइंदगी बिहार की कितने लोगों की है? 2 लोगों की। यूपी से कितने लोगों की? 2 लोगों की। वो केवल अल्पसंख्यक मोर्चा केवल मुसलमानों के लिए तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी एकदम सत्य है, सबके लिए है। तो एक भाजपा का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो तो एक परंपरा ये है कि भाई मेन स्ट्रीम में तो अभी आने की का बाद है पार्टी में पद, ठीक है, अल्पसंख्यक मोर्चा अपने ढंग से काम करता है दूसरे तरीके। तो ये जो एक प्रक्रिया है कि जब कोई लीडरशिप कहीं से भी आती है, मैं उत्तर प्रदेश में भी नाम लूँगा, वहाँ अभी जो पुराने हैं वो जिनको मंत्री बनाया गया था, फिर एक दूसरे, अब वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई हमें थे, ये कहाँ से आ गए। तो जब कोई नया व्यक्ति आता है तो खुद दूसरे क्या कहें, उनके जो मुस्लिम नुमाइंदगी है उसी के अंदर वहीं से एक प्रखर विरोध शुरू हो जाता है। उसकी रीजन क्या है? इसकी वजह ये देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं राजनीति डर उड़ के करता नहीं हूँ। राजनीति में अगर हम आए हैं तो सामाजिक जीवन के लिए, और समाज में जब कोई बात कहे, ये जुबान जो है ना बहुत कीमती है। ये ईश्वर ने पूरी दुनिया में जितनी सृष्टि में अगर इंसान को बनाया है तो जुबान 32 दांत के अंदर बनाया है। इसकी बड़ी कीमत होती है और इससे जो बात निकले वो सच निकलनी चाहिए। मैं इसमें बिलीव करता हूँ और आखिरी सांस तक बिलीव करूँगा। जो लोग, अगर कोई भी शख्स अगर कमज़ोर हो और उसको लगे कि ज़रा भी आगे पीछे हवा के झोंकों से या कोई बड़ा दरख्त पैदा हो जाए जिसके साए में मैं निपट जाऊं, जो सिर्फ दिल्ली के गलियारे में रहेगा, तो उसको तो डर बनेगा ना। और ये डर नहीं होना चाहिए यार। किसी भी पार्टी में रहो या कोई काम करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में करो, पत्रकारिता करो, डर के मत करो। डर के करोगे तो तुम कमज़ोर रहोगे और फिर सही नहीं कर पाओगे। यही सत्य है। जब बेखौफ होगे तो अच्छा करोगे। हो सकता है तुम्हें मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आए तो बेखौफ होकर काम करना चाहिए। ऐसे कम लोग होते हैं और हर जगह हैं। और मैं समझता हूँ जो लोग कमज़ोर होंगे, कमज़ोर रहे होंगे, उनको ये डर जरूर सताती होगी।
हाँ, मैं आपसे एक बात से सहमत हूँ कि कई बार लोग खुद भी अपने आप फांसी में पहुँच रहे हैं, जो मौका मिला उनको। और अभी आपको मौका मिला है, आपको बहुत काम करना है, आप कर भी रहे हैं। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं बातचीत को। अब ये मुझे बताइए कि आप ज़ाहिर है अल्पसंख्यक मोर्चे के नाते देश भर में घूमते होंगे, अलग-अलग संगठन के लिए काम करते होंगे। ज़ाहिर है कि नंबर जहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार और तमाम। तो आप 2024 में आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में, जबकि इतना ये पोलराइजेशन हो रहा है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और बिहार में तो ओवैसी साहब की भी एंट्री होगी, उन्होंने जिता भी लिया अपना, बिल्कुल 5 लोग जीते, 5 लोग जीत गए, और जो कोई सोच भी नहीं रहा था, बिल्कुल, और उन्होंने नुमाइंदगी भी दी। बिल्कुल। तो वहाँ जिस तरह का एक तरफ कि भाई कि बीजेपी से मुसलमान वोटर जुड़ रहा है, दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं, राजद है और तमाम, तो आप कैसे देख रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी, आप कैसे उस मिथ को जो एक बना हुआ है, खासकर एक खास पॉकेट जो बिहार का है, जहां पूरी तरह से पोलराइजेशन की तरह स्थिति है, और हैरानीजनक तब भी मुझे लगे थे नतीजे कि जो एक राजद और तमाम उसका एक गढ़ होता था, वहाँ आके हैदराबाद से ओवैसी आके वहाँ अपने उम्मीदवार जिता लेते हैं। देखिए, आपने जो बात कही इसमें तथ्य ये है कि 1990 के बाद लालू यादव का उदय होता है बिहार में, मुलायम सिंह का उदय होता है यूपी में। दोनों एक ही जाति के लोग हैं, चूंकि इस देश में जाति की परंपराएं अभी भी बड़ी मजबूत हैं। कोई माने या नहीं माने, बहुत लोग डरते होंगे। लालू जी भी अपने जब पूरे होशो हवास में थे तो करते थे वही राजनीति, लेकिन कैमरे पे नहीं बोलते थे। कैमरे पे बोलते थे कि हम इसके खिलाफ हैं। नीतीश कुमार जी वो अपने जाति की राजनीति करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कहते हैं। वहाँ ऑफिसर के तबादले, ऑफिसर की पोस्टिंग आप देखेंगे तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा एक भी पदाधिकारी उनके कास्ट का ऐसा नहीं है जो अच्छी जगह, जहाँ वो हाथ में एक, मैं जजमेंट देख रहा था हाई कोर्ट के जो जज का, हाथ में ग्रीसिंग की बात कर रहा था वो अफसर को, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जो उनके हाथ में ग्रीस नहीं लगता हो, वो जगह पे वो लोग बैठे हुए। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू हुआ कि क्यों वहाँ पर आके MIM अपना सीट जिता ले गया, उसकी कारण ये थी, और इसका उदाहरण तकरीबन 6 साल पहले से शुरू हो गया था, जब लालू यादव 22 सीट पे सिमट गए थे। मुसलमान इस वक्त बेजार है, यानी त्रस्त है, लेकिन जो उसके जहन में भरा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराएगा, उसके साथ हो जाओ। मुसलमान इस वक्त लालू के साथ नहीं है दिल से, मजबूरी में है, मजबूती में नहीं है। उसको नीतीश कुमार भी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के भुनाने का कोशिश किए, और उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर 2010 के इलेक्शन में नीतीश कुमार 27% मुसलमानों का वोट लेके चले गए। ये इनको मालूम है कि फिल्म कैसे तैयार करना है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि मुसलमानों के गढ़ में जाकर काम किया जाए तो ये मिथ को तोड़ा जा सकता है और टूटेगा। मैं बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2024 में आपके टेबल पे बैठ के जा रहा हूं, 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिजल्ट बिहार के क्या होंगे मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ना मैं सर्वे करने वाला हूं, लोगों के बीच रहता हूं। मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि कम से कम 20 से 25% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को इस बार बिहार में वोट देगा। मैं 50% की बात कर रही हूं, क्योंकि लोगों की मन बनी हुई है। अब सिर्फ उसको धक्का देना है, रोज समझाना है और उसको याद दिलाना है। सबक एक बार याद हो जाए, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, एक बार याद हो जाती है, जब उसको हम अध्ययन फिर दोबारा नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, तो आदमी भूल जाता है। तो ये चीज़ों को याद दिलाना है, और वह जिम्मेदारी हमारे पर है, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे वर्करों पे है। जो समन्वय में गैप था, मैं भाजपा के लिए बोलता हूं कि मुसलमानों के साथ भाजपा का जो समन्वय था उसमें गैप था, अभी भी है। उसको सिर्फ दूर करना है, समन्वय को। जब चर्चा होती है एक दूसरे के साथ, आदमी बात करता है ना, तो फिर उसको समझता है। एक बहुत बड़ा शायर ने पर्शियन में कहा, मैं पर्शियन नहीं पढ़ूंगा, उसने कहा कि जब तक कि किसी इंसान को आप नहीं समझ पाओगे, जब तक कि उससे आप बातचीत नहीं करो। आप परसेप्शन बैठे बैठे बना लेंगे, तो हम किसी के लिए, किसी साधु के लिए
हम उसको भगवान बना सकते हैं, किसी मौलाना को हम प्रॉफिट की दर्जा दे सकते हैं, लेकिन जब बात करेंगे फिर समझ में आएगी कि इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। इसलिए जब समन्वय बनाया जाएगा और वो जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, मुझे पार्टी कितनी जिम्मेदारी देगी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एज ए वर्कर ऑफ भारतीय जनता पार्टी मैं जिस वक्त तक पार्टी में रहूंगा ईमानदारी से काम करूंगा। ओवैसी आप लोगों की बी टीम है? देखिए, कांग्रेस इसमें बहुत माहिर है और उसको पता है कि मुसलमानों का दुखती रंग क्या है। ये तो सब बोलते हैं, जहाँ जहाँ भी जो भी पार्टी जहाँ ओवैसी, देखिए मैं ओवैसी को बेसिकली, हमारा वो दोस्त है, मुझे ये कहने में कोई आपके पास में कहूँ कि ओवैसी का जो ये एनुअल फंक्शन होता है, मैं जेडीयू में था तो मैं चीफ गेस्ट था हैदराबाद में, ओवैसी को मैं जानता हूँ। जहाँ लड़ते बीजेपी को फायदा करवाते हैं। राजनेता अभी अभिनेता हो गए हैं और ये हर जगह लगभग जितने रीजनल पार्टी है वो नेता अभिनेता का काम के रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों उनके हो गए हैं और इसको मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। वैसे भी उसी में शामिल है। अच्छी बात। अच्छा, एक बताइए कि जब आप आए थे, क्या कहते हैं, जब भाजपा में उस समय ज्वाइन किए थे, जब 2014 के बाद, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ट्वीट किया था, फिर उसके बाद फिर वापस लिया, केस उस किया आपने, फिर सुना, तो दोस्ती हो गई आपकी उनसे? देखिए, फिर एक मैं आपको कोट सुनाता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पर्शियन का एक शायर है, उसकी 4 लाइन है। वो कहता है कि कल जो गुजर गया उसके लिए अफसोस मत कर, कल जो आने वाला है उसकी परवाह मत कर, आज जो मौजूद है उस पर अच्छा कर। मैं बिलीव करता हूं जो आज का इस वक्त जो समय है उसमें अच्छा करना है और हमारी राजनीति में मैं कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करता। हर आदमी का अपना अपना सोचने का अंदाज है। उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि शायद साबिर अली से हमारी कोई पॉलिटिकल क्षति हो सकती है, कुछ और सोचा होगा। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, हमारी वार्ता भी होती है, बातचीत होती है, हमेशा होती है। मैंने ताल कटोरा में प्रोग्राम किया, उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। वो जो पासबंदा समाज वाला किए थे, पहला सबसे पहले मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी में रह के किसी की ये जरूरत नहीं थी कि मुसलमानों का पासमानदा का बोला। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे पहले ताल कटोरा में, मैं 8,000 लोगों की कैपेसिटी नहीं है, 8,700 आईबी की रिपोर्ट थी कि लोग आए और उसमें 50% मौलाना थे और वो भी यूपी और राजस्थान और हरियाणा से, पढ़े लिखे, अनपढ़ों की जमात नहीं थी। एक भी बुलाए नहीं, अपने से लोग आया। मैं लोगों के बीच गया था और वहाँ उनको मैंने चीफ गेस्ट बुलाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ और मैं ये मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारे दिल में हो वही जुबान पे हो। अगर दिल ठीक नहीं है तो जुबान ठीक करके बहुत देर तक अच्छा नहीं रहता। हमारे दर्शकों को जरा समझाएंगे कि बहुत देश में हर जगह पासमानदा का मतलब लोग नहीं समझते हैं, तो ये पासमानदा मुसलमान किन लोगों को कहते हैं? मैं आपको बताऊं, पासमानदा पर्शियन लफ्ज है, उसका साफ माना है हिंदी में पिछड़ा हुआ। इज नथिंग एल्स, बैकवर्ड वो इकोनॉमिकली हो, कास्ट वाइज हो, सब उसमें सामूहिक। यानी मेरे गांव में अगर कोई नाई है, वो है, तो वो पासमानदा है। यस, ओबीसी को पासमानदा कहते हैं, यानी पिछड़ा। जो लफ्जी माना है, जो मीनिंग है, वो है पिछड़ा। पासमानदा मीन्स पिछड़ा, दैट्स इट। वो कोई आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई भी हो सकता है। अगर मुसलमानों में, ठीक है, ये पासमानदाओं की पूरे देश में जो संख्या है वो 85% के आसपास है। 3 या 4 ऐसी जातियां हैं जो अपर कास्ट मुसलमानों में मानी जाती है, बाकी जितने हैं वो सब। हमारे दर्शकों को बताइए कि जो अपर कास्ट के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें कौन सैयद है, शेख है मेन, और पठान, 3 ये है जो मेन है। बाकी अलग अलग प्रदेशों में 1-2 और जातियां हैं जिनको उसमें शुमार किया जाता है, लेकिन बेसिकली 3 ऐसा कास्ट है जो अपर कास्ट में, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जो 95% ये 3 है जो वो कहीं भी रहेंगे वो अपर कास्ट में काउंट होते हैं। उसका भी एक अलग, चूंकि कभी दूसरा समय रहेगा तो हम बताएंगे। अच्छा, पासमानदा में बेसिकली वो जो पिछड़ी जातियां हैं, जितनी कन्वर्टेड हैं इस मुल्क में, वो पासमानदा में आते हैं। इसलिए चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं भी हो, तो पासमानदा की तादाद लगभग 85% है। बिहार में नीतीश कुमार अभी एक बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं
और लोग गोलबंद भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों कर रहे हैं। तो आप उस नीतीश को कैसे देखते हैं? नीतीश के बहुत पुराने साथी रहे हैं, उनके आप बहुत रग रग भी जानते हैं, आपकी दोस्ती भी प्रगाढ़ रही, और जब अलगा हुआ तो अलगा हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि नीतीश को आपसे बेहतर कौन जानता है। तो नीतीश जी की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बातचीत? देखिए, नीतीश जी का ऐसा है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उनका पर्सनल नहीं है, सामाजिक। उनकी सोच 2013 में ये मन गया था कि मैं बहुत दिन चीफ मिनिस्टर रहा, कैबिनेट मंत्री रह गया, अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं है, एक ही लक्ष्य है, इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, सबका होना चाहिए। मेरा भी, दुनिया में कोई भी, इस देश में कोई बात है कि अगर होता है तो सबको स्वागत, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बनाओ, लेकिन किसी की गर्दन कलम कर दो और कैसे भी चढ़ जाओ, फान के चढ़ जाओ, कैसे भी गोल कर दो, ये ठीक नहीं है। नीतीश जी का ऐसा हो गया है कि अभी मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ, राजनीतिक उनकी सोच बहुत अच्छी है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि नीतीश जी स्ट्रेटजी बनाने में, जोड़ घटाव करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी भी मास लीडर नहीं हुए, हमेशा बैसाखी पे चले। अब उनकी बैसाखी हो गई है ढीली, पहले उनकी बैसाखी ठीक थी, अब उनकी बैसाखी का सब नट बोल्ट सब टूट गया। अब मैं दूसरा वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। भाजपा के सहारे लंबे समय तक शासन में रहे। हाँ, तो उस बीच में चलते चलते इतना आगे पीछे किए कि सब नट बोल्ट सब ढीला हो गया है। अब उनका बैसाखी 2024 के बाद वो बैसाखी ही नहीं रहेगा। नीतीश कुमार की आने वाले दिनों में, वो उनको ईश्वर स्वस्थ रखे, बहुत आगे जाएं, सब है, लेकिन आज लिख के रख लीजिए, मैं कोई द्वेष में नहीं बोल रहा हूँ, किसी काल्पनिक का बात नहीं कर रहा हूँ। 2024 के बाद नीतीश जी की पार्टी और नीतीश जी के राजनीतिक पे फुल विराम लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ये इस देश में चलने वाला नहीं है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इस देश की जनता का मोड है, आखिरी पंक्ति तक एक घास काटने वाली औरत से पूछिए तो मोदी का नाम पहले स्वर में जो निकलता है वो कहती है कि मैं मोदी को जानती हूँ। हमारे एमपी एमएलए को वो जाने नहीं जाने, ऐसे 200-303 हमारे एमपी में 200 ऐसे होंगे कि उसके लोग क्षेत्र के नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी आखिरी व्यक्ति महिला जो चूल्हा, वो गैस सिलेंडर पे खाना पका रही है या घास भी काट रही है, वो भी मोदी को जानती है। और ये अभी बना हुआ है और 2024 में उसमें कमी नहीं आने वाला है, तेजी आने वाला है। इसलिए नीतीश जी वो कारतूस जो फूक जाता है ना, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, वो उतना ही इस्तेमाल होना। तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू का राजद में विलय हो जाएगा? विकल्प नहीं। देखिए, पार्टी टूटेगी, ये मेरा है, ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं है, साबिर अली का है। पार्टी टूटेगी, कुछ इधर गया, कुछ उधर गया, कुछ गया जो बचा समंदर में। कुछ आप लोग भी काम कर ही रहे हैं उस पर। हम लोग काम करने की जरूरत नहीं ना, यकीन मानिए। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी का बिहार का विंग क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे उससे कोई, मैं एज ए पॉलिटिकल व्यूअर मैं ये कह सकता हूँ कि जेडीयू में जितने विधायक हैं लगभग मैं सबको जानता हूँ, उनकी मानसिकता जानता हूँ, उनकी स्ट्रेटजी जानता हूँ, उनकी ताकत को जानता हूँ, उनकी कमजोरियों को जानता हूँ। तो ये बहुत दिन तक अगर घसीट के चला गया तो शायद ये सेशन जो, ये जो टेन्योर है 2025 तक, अगर ये भी कमाल हो जाएगा अगर टिक गया तो। बहुत बेबाकी से, बहुत अपने स्वभाव के अनुरूप सारे सवालों का आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी मुलाकात होगी।